अर्ज किया है, बहुत मनाया उसको लेकिन उसने एक ना मानी, बहुत मनाया उसको लेकिन उसने एक ना मानी। कोई बात नहीं, आज फिर से देखेंगे HCF वाले वर्ड प्रॉब्लम्स की कहानी। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम यहां पे क्लास 10th मैथमेटिक्स में अपना पहला चैप्टर रियल नंबर शुरू कर चुके थे, जहां पे ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भैया, फटाफट चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और इन इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को देख लो। तो इन्हीं लेक्चर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर देख लेते हैं, जहां पे HCF पे बेस्ड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को तगड़े तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। सर, कोल्ड ड्रिंक्स किसको नहीं पसंद होती है? सर, कोल्ड ड्रिंक्स ऑलमोस्ट सभी को पसंद होती है और ये कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में दो तरीके से सप्लाई की जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स को या तो कैंस में सप्लाई किया जाता है या फिर प्लास्टिक बॉटल्स में सप्लाई किया जाता है। और अगर आपने कभी किसी दुकान पे सामानों की अनलोडिंग होती हुई देखी है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक से भरे हुए कैंस होते हैं ये कार्टन्स में पैक होकर आते हैं। यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये कोल्ड ड्रिंक से भरे हुए कैंस को कार्टन्स में पैक करके मार्केट में भेजते हैं। और सवाल के अंदर इन्हीं कोल्ड ड्रिंक कैंस के कार्टन्स पे बात हो रही है, तो लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। सवाल के अंदर कोल्ड ड्रिंक कैंस पर कोई बात नहीं हो रही, सवाल के अंदर कार्टन्स पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है सर, समझ लेते हैं। सवाल बोल रहा है कि 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? फिलहाल यहां तक की कहानी समझते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो उम्मीद करके चलूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग सवाल पढ़ के ये समझ पा रहे हो कि सवाल में क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है सर? तो सवाल में कैंटीन पे चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? तो ये बोला जा रहा है सर सवाल में कि इस कैंटीन में दो अलग अलग टाइप के कोल्ड ड्रिंक कैन से भरे हुए बहुत सारे कार्टन्स हैं। सवाल में यह बोला जा रहा है कि इस कैंटीन में दो अलग अलग टाइप के कोल्ड ड्रिंक से भरे हुए कैंस के बहुत सारे कार्टन्स हैं। कौन कौन से कोल्ड ड्रिंक्स हैं सर? तो सवाल में बोला गया है कि यहाँ पे कोक और पेप्सी ये दो अलग अलग टाइप के कोल्ड ड्रिंक से भरे हुए कैंस के बहुत सारे कार्टन्स हैं। कितने कार्टन्स हैं? तो सवाल ने ये स्पेसिफाई किया है, अब ध्यान से सुनिएगा, कि कोक वाले 144 कार्टन से, इसके साथ साथ पेप्सी वाले 90 कार्टन से। अब फटाफट बताइए इस लाइन को पढ़ के क्या समझ में आता है? तुरंत कहोगे सर कि इस लाइन को पढ़ के ये समझ में आता है कि कोक पेप्सी से ज्यादा बिकती है। जस्ट किडिंग, मुद्दे पे लौटते हैं। सवाल ने यहां पे ये बोला है सर कि कैंटीन में कोक वाले 144 कार्टन से, इसके साथ साथ पेप्सी वाले 90 कार्टन से, और इन कार्टन्स की करनी है स्टैकिंग। स्टैकिंग आपको बताया है सर। तो स्टैकिंग करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर 1, आपको स्टैकिंग करते वक्त यह ध्यान में रखना है कि हर एक स्टैक की हाइट बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। यानी कि समझना, यहां पे इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि स्टैकिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक स्टैक में कार्टन्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। क्योंकि लॉजिक लगाओ, हर एक स्टैक की हाइट सेम टू सेम कब होगी? तो कहोगे सर हर एक स्टैक की हाइट सेम टू सेम तभी होगी अगर हर एक स्टैक में कार्टन्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होगी। यानी कि यहां पे घुमा के आपको पहली कंडीशन गिव है, घुमा के आपको यहां पे ये बोला जा रहा है कि आपको स्टैकिंग इस तरीके से करनी है कि हर एक स्टैक में कार्टन्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। यानी कि ये मत कर देना कि कोई स्टैक ज्यादा ऊंचा है, कोई स्टैक थोड़ा सा नीचा है, बिल्कुल हर स्टैक सेम हाइट का होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में यह बोला जा रहा है कि अगेन स्टैकिंग करते वक्त आपको यह ख्याल रखना है कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही टाइप के कोल्ड ड्रिंक के कार्टन्स होने चाहिए।
तो अगेन आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही टाइप के कोल्ड ड्रिंक के कार्टन्स होने चाहिए। यानी कि मान लो कोई स्टैक है तो उस पर्टिकुलर स्टैक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कार्टन्स पेप्सी के हैं, कुछ कार्टन्स कोक के हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर पेप्सी के होंगे तो उस स्टैक में सारे कार्टन्स पेप्सी के होंगे, अगर कोक के होंगे तो उस स्टैक में सारे कार्टन्स कोक के ही होंगे। यानी कि सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही टाइप के कोल्ड ड्रिंक के कार्टन्स होने चाहिए सर। तो इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको करनी है स्टैकिंग। और अब फाइनली सवाल हमसे पूछ रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से ये बताइए कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम कितने कार्टन्स होंगे। तो अब सवाल पूछ रहा है कि बताइए हर एक स्टैक में मैक्सिमम कितने कार्टन्स होंगे। यानी कि समझना, ये जो सवाल है ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए और सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंपल वर्जन में सवाल हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए एक स्टैक में मैक्सिमम कितने कार्टन्स होंगे। सिंपली सवाल यह पूछ रहा है कि एक स्टैक में मैक्सिमम कितने कार्टन्स होंगे, क्योंकि कंडीशन में ही गिवन है कि हर एक स्टैक में कार्टन्स की संख्या सेम है। तो आप एक स्टैक के लिए निकाल लीजिएगा, सभी के लिए आ जाएगा सर। सिंपल हो गई कहानी यहां पे। तो यहां पे आपको सवाल का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सवाल का मतलब क्लियर है तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। अगेन ध्यान से सुनना। अब सवालों में देखिए नंबर की कहानी क्या है, तो फट से कह दोगे सर कि सवाल की कहानी में यहां नंबर है, यहां नंबर है। अब यहां पे मेरा दिमाग चल रहा है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए इन्हीं नंबर्स के साथ खेलना है। यानी कि या तो मैं इन नंबर्स का एचसीएफ निकालूंगा या तो एलसीएम निकालूंगा। अब मजेदार बात देखो सर, मैं इन नंबर्स का एचसीएफ निकालूं या फिर एलसीएम निकालूं, मुझे भली भांति ये पता है कि गधों का एचसीएफ निकालेंगे तो गधा ही आएगा, घोड़ों का एचसीएफ निकालेंगे तो घोड़ा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गधों का एचसीएफ निकाले घोड़ा आ जाए या फिर घोड़ों का एचसीएफ निकाले गधा आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता है सर कि हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजों का एचसीएफ निकालेंगे तो कोई दूसरी ही चीज आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आमों का एचसीएफ निकालेंगे तो अमरूद आ जाएगा। यानी कि जिस वैरायटी के लिए एचसीएफ निकालते हैं सर, वही वैरायटी आती है रिजल्ट में। यानी कि समझना, यहां पे जब आप इन नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, तो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स कार्टन्स की संख्या है सर। तो अगर आप कार्टन्स की संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो आपका जो एचसीएफ या एलसीएम आएगा सर, वो कार्टन्स की संख्या ही आएगा। और सवाल में कार्टन्स की संख्या ही पूछी जा रही है कि बताइए एक स्टैक में मैक्सिमम कितने कार्टन्स होंगे। यानी कि मुझे यह समझ में आ रहा है कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले, जो आंसर आएगा डायरेक्टली आ जाएगा सर। ठीक, अब आगे अब मुद्दा ये हो जाता है कि एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले। तो अगेन पॉइंटर याद करिए, प्रिंस सर ने बोला था कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कभी भी उन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस लॉजिक को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं सर। तो मान लो यहां पे आंसर टेस्ट करने की कोशिश करते, तो यही मेरे गिवन नंबर्स हैं। तो यहां पे चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा आंसर इन गिवन नंबर से बड़ा हो सकता है क्या। अब देखो, तो गिवन नंबर्स में भी बड़ा कौन है, कह दोगे सर ये बड़ा है। तो अब मैं ये दिमाग लगा रहा हूं कि क्या मेरे इस सवाल का आंसर इस वाले नंबर से बड़ा हो सकता है क्या। अब इस नंबर से बड़ा तुम कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने रैंडमली इस नंबर से बड़ा 150 ले लिया, तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मेरा आंसर इस नंबर से बड़ा हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है सर कि क्या मेरा आंसर ये हो सकता है कि एक स्टैक में 150 कार्टन्स होंगे। इसका यही मतलब है ना सोचने का, कि क्या मेरा आंसर ये हो सकता है कि एक स्टैक में मैक्सिमम 150 कार्टन्स होंगे। अब इसी पे दिमाग लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो आपका दिमाग चल रहा है सर कि 150 में से 144 तो कोक वाले हो गए, यानी कि ये जो रिमेनिंग 6 कार्टन्स हुए ये दूसरी वाली कोल्ड ड्रिंक के वैरायटी के हैं, ये पेप्सी वाले हो जाएंगे सर। तो कंडीशन तो यहीं पे फेल हो जा रही है, क्योंकि हमें बोला गया था कि एक स्टैक में एक ही कोल्ड ड्रिंक के कार्टन्स होने चाहिए, एक ही टाइप के कोल्ड ड्रिंक के कार्टन्स एक स्टैक में अलाउड है।
तो एक कंडीशन तो यहीं पे फेल हो जा रही है सर। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो और कंडीशन फेल हो जाएगी। देखो, तो हमने कितने ले लिए इस सिचुएशन में, हमने एक स्टैक बनाया 150 कार्टन्स का। अब कितने बच गए समझना सर, 144 थे, तुमने 150 का स्टैक बनाया यानी कि 6 कार्टन्स यहां से उठाए, तो वहां पे कितने बचे, वहां पे बचे 84 कार्टन्स। अब आप जो दूसरा स्टैक बनाओगे वो 84 कार्टन्स का बनाओगे। अगेन एक और कंडीशन फेल हो गई सर, क्योंकि बोला जा रहा था कि हर एक स्टैक में कार्टन्स की संख्या सेम टू सेम होनी चाहिए। तो हर तरीके से हम अपने आंसर को वेरीफाई करके ये जज कर पा रहे हैं कि अगर अपने आंसर को इस डेटा से बड़ा मानते हैं तो कंडीशन फेल हो जा रही है, जो कि अलाउड नहीं होगा। यानी कि मेरा आंसर इस गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है। अब हमें यह पता है कि HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता, यानी कि अब हम श्योर हो चुके हैं सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इन नंबर्स का HCF निकालने की जरूरत है। सवाल हो गया खत्म सर। तो हम यहां पे अब समझ चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना है HCF। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स हैं सर 144 और है 90, तो इन्हीं का निकालना है HCF। इसके लिए सबसे पहले कर लेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 144 का कर लेते हैं सर। तो 144 का करेंगे तो बोल दोगे सर यहां पे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 36 जा, इसके बाद 2 18 जा, इसके बाद 2 9 जा, इसके बाद 3 3 जा। तो 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दो ही प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं सर, 2 और 3 लिख लेते हैं। 2 और 3 कौन कितनी बार आ रहा है सर? तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है सर 2, 4 बार आ रहा है 2। 3 कितनी बार आ रहा है सर? 3 2 बार आ रहा है, लिख लिया। अब करते हैं 90 का फैक्टराइजेशन। तो अगेन 90 के लिए काम करेंगे सर, तो बोल दोगे 245 जा, 5 9 जा, 3 3 जा। यानी कि सर यहां पे कह दोगे कि 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 3 ही प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 3 और 5 लिख लेते हैं। 2 3 और 5 कौन कितनी बार आ रहा है सर? तो 2 आ रहा है 1 बार, 3 आ रहा है 2 बार और 5 आ रहा है सर 1 बार। तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये करने के बाद HCF निकालना जानते हैं। क्या बोल देंगे सर? ध्यान से सुनना यहां पे। तो यहां पे तरीका ये होता है सर कि हम ये देखते हैं कि मेरे गिवन नंबर्स के लिए क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आए। तो 2 गिवन नंबर से, यानी कि हम ये देखेंगे कि दोनों ही जगह कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दोनों जगह कॉमन है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा सर कि 2 दोनों जगह कॉमन है, इसके साथ साथ 3 भी दोनों जगह कॉमन है, यानी कि 2 उठा लेंगे साथ में 3 भी उठा लेंगे। अब इनकी पावर क्या होगी? तो कम वाली पावर रखते हैं सर। 2 की पावर में कंपेयर करें तो एक जगह 2 की पावर 4 है, एक जगह 2 की पावर 1 है, इनमें कम वाला 1 है तो कम वाला उठाएंगे। अगेन 3 में कंपेयर करें सर तो दोनों जगह 3 की पावर सेम है, दोनों जगह 3 की पावर 2 है तो वही उठा लेंगे, यानी 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 यानी कि 18। तो HCF आ रहा है 18। तो ये जो HCF आया है सर 18, ये आखिर बता क्या रहा है? ध्यान से समझना। तो हमने इनका निकाला था HCF, ये क्या है? तो ये नंबर्स कार्टन्स की संख्या बता रहे हैं। तो हम जानते हैं सर गधे का HCF गधा आएगा, घोड़े का HCF घोड़ा आएगा, यानी कि अगर कार्टन्स की संख्या का HCF निकालेंगे तो कार्टन्स की संख्या ही आएगा। तो ये मुझे नंबर ऑफ कार्टन्स बता रहे हैं, यानी कि मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है सर कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम कितने कार्टन्स होंगे। तो अब तुरंत बोल देंगे कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम 18 कार्टन्स होंगे। यानी कि इसी बात को बिल्कुल सिंपल लफ्जों में मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि एक स्टैक में 18 कार्टन्स होंगे। इसी तरीके से आपके सारे स्टैक्स बनेंगे, यानी कि बिल्कुल सिंपल लफ्जों में मैं ये बोल दूंगा कि एक स्टैक में 18 कार्टन्स होंगे और इसी तरीके से सारे स्टैक्स बनेंगे। इस बात को लिख लेते हैं। ईच स्टैक हैज 18 कार्टन्स, 18 कार्टन्स। ठीक है सर। अब आ जाते हैं एड ऑन क्वेश्चन पे। तो पहला एड ऑन क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ कोक कैन कार्टन्स एंड पेप्सी कैन कार्टन्स। तो
तो अब नंबर ऑफ स्टैक्स पूछा जा रहा। बहुत सारे ऐसे सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे जो कि इनका HCF निकालेंगे और वही बता देंगे नंबर ऑफ स्टैक्स। अब देखो कितना बड़ा ब्लंडर हुआ, आप मेरे रूल को भूल गए कि गधों का HCF कभी भी घोड़ा नहीं आएगा, गधों का HCF गधा ही आएगा। तो अगर आपने कार्टन्स की संख्या का HCF निकाला था तो HCF हमेशा कार्टन्स की संख्या आएगा, कभी भी स्टैक्स का नंबर नहीं आएगा सर। तो आपका दिमाग चलना चाहिए था कि यहां से HCF निकालेंगे तो भैया कार्टन्स की ही संख्या आएगी, कभी भी स्टैक्स का नंबर नहीं आएगा। स्टैक्स के नंबर के लिए मुझे पहले यहां के HCF से दिमाग लगाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना है, स्टैक्स का नंबर पता करना है, तो पहले मैं इनका HCF निकाल के कार्टन्स की संख्या के बारे में पता करूंगा, उसकी मदद से मैं अब स्टैक्स के नंबर पे जा पाऊंगा। ये आपका दिमाग यहां पे चलना चाहिए सर। तो दिमाग अप्लाई करते हैं। तो मुझे यहां पे पूछा जा रहा है कि बताइए सिर्फ कोक वाले कितने स्टैक्स बनेंगे। अगेन ये भी बताइए सिर्फ पेप्सी वाले कितने स्टैक्स बनेंगे। निकाल सकते हैं सर। सबसे पहले कोक की बात करते हैं। तो सवाल ने बता दिया है कि कोक वाले 144 कार्टन्स हैं और आपको यह पता है कि एक स्टैक में 18 कार्टन्स हो सकते हैं। तो अगर मैं 144 को 18 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि सिर्फ कोक वाले कितने स्टैक्स होंगे सर। निकाल लेते हैं। तो क्या दोगे सर, 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4, 9 7 63, 9 8 72। तो क्या दोगे सर, सिर्फ कोक वाले 8 स्टैक्स होंगे सर। ये हम तुरंत यहां पे बता देंगे। इसी तरीके से पेप्सी पे बात कर लेते हैं। तो पेप्सी के कार्टन है 90। अगेन इसको 18 से डिवाइड कर देंगे सर। तो क्या दोगे, 9 2 18, 9 10 90, 2 5 10। यानी कि हमने कैलकुलेट कर लिया है सिर्फ पेप्सी वाले 5 स्टैक्स होंगे सर। तो सिचुएशन के हिसाब से इस एड ऑन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगेन समझना, सवाल और खेल सकता था। सवाल आपसे यह भी पूछ सकता था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट विल बी मेड, यानी कितने टोटल स्टैक्स बनेंगे ये बताइए। अगेन निकाल सकते हो सर, कोक वाले कितने स्टैक्स बनेंगे, पेप्सी वाले कितने स्टैक्स बनेंगे, तुमने निकाल लिया। दोनों को जोड़ दोगे तो यही तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स है। तो क्या दोगे, 8 + 5 यानी कि टोटल 13 स्टैक्स। टोटल क्या दोगे सर, यहां पे 13 स्टैक्स बनेंगे सिचुएशन के हिसाब से। फटाफट कहानी को नोट डाउन करो। अगेन एक तगड़ा सवाल। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल की कहानी समझिएगा, ध्यान से सुनना। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट तगड़ा सवाल और एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, अ मेसन हैज टू फिट अ बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile required that has to be cut, and how many such tiles are required? फिलहाल यहां तक की कहानी को डिकोड करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद डिकोड करेंगे सर। तो पॉइंटर नंबर 1 के हिसाब से मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में आखिर क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है सर, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी लैंग्वेज को मैं और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड कर देता हूं और भी ज्यादा मजेदार बना देता हूं ताकि यह कहानी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। मान लो प्रिंस सर के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और प्रिंस सर को अपने बाथरूम के फ्लोर में टाइल्स लगवानी है। अब इसके लिए प्रिंस सर ने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया और उसको बताया कि देखो भैया, मुझे अपने घर में बाथरूम के फ्लोर में टाइल्स लगवानी है, कब लगाने आ रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्टर भैया ने बोला कि कल आ जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने प्रिंस सर से यह पूछा कि सर ये तो बताइए आपके बाथरूम के फ्लोर के डायमेंशंस क्या हैं। तो इसको सुनकर प्रिंस सर ने तुरंत जवाब दिया कि देखो भैया, मेरे बाथरूम के फ्लोर के डायमेंशंस हैं 10 feet by 8 feet। अब इसको सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स असमंजस में आ जाएंगे। वो सोचेंगे यार 10 feet by 8 feet ये क्या डायमेंशन बताने का तरीका है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये डायमेंशंस बताने का एक बहुत पुराना तरीका है जिसको आप लोगों ने अपने आसपास कई बार सुना होगा। ध्यान से समझना।
आपने कई बार अपने फैमिली मेंबर्स को ही इस तरीके से डायमेंशंस पे बात करते हुए सुना होगा। अगर आपके घर में या घर के आसपास कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, अगेन वहां पे भी आपने वर्कर्स को इस तरीके से डायमेंशंस पे बात करते हुए सुना होगा। जैसे कुछ एग्जांपल समझो। जैसे मान लो एक एग्जांपल कि एक वर्कर ने दूसरे वर्कर को बोला कि भाई तू वहां जाएगा ना तो तुझे एक 10 फीट बाई 6 फीट की दीवार दिखेगी, उस दीवार को तू गिरा देना। या फिर इस तरीके से कि भाई तू उसके घर में जाएगा ना तो उसके घर में जो 7 फीट बाई 3 फीट की छत होगी ना उसी को पेंट करना है। तो ये जो बाई बोल के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, ये काफी पुराना तरीका है, इसको हमने कई बार अपने अराउंड सुना है। अब मुद्दा ये हो जाता है सर कि इससे इंफॉर्मेशन हम क्या समझते हैं, तो ध्यान से समझना सर। ये जो हम बाई बोल के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं ना, ये हम रेक्टेंगल के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। ये हम रेक्टेंगल के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। यानी कि कहीं पे भी अगर कोई चीज रेक्टेंगुलर शेप की है तो उसके डायमेंशंस के बारे में इस तरीके से बाई के इस्तेमाल से बात की जा सकती है। और यहां पे ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए सर कि जो बड़ा वाला होगा वो लेंथ का काम करेगा, जो छोटा वाला होगा वो ब्रेड्थ का काम करेगा। क्या ये सभी को समझ में आना चाहिए? तो अगली बार कभी भी इस तरीके से आप डायमेंशंस पे बात सुनो तो तुरंत समझ जाना कि किसी रेक्टेंगुलर शेप पे बात हो रही है, जहां पे बड़ा वाला डेटा लेंथ का काम करेगा, छोटा वाला डेटा ब्रेड्थ का काम करेगा। अगेन समझना, रेक्टेंगल के डायमेंशंस के बारे में एक और मजेदार तरीके से आप लोग बात सुनोगे। कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि रेक्टेंगल के डायमेंशंस को कुछ इस तरीके से बताया जाता है, 10 फीट इंटू 8 फीट। अगेन सर वही समझने का तरीका यहां पे भी है कि कहीं पे भी इस तरीके से लिखा मिले तुरंत समझ जाना कि एक रेक्टेंगल के डायमेंशंस के बारे में बात हो रही है, जहां पे बड़ा वाला डेटा लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा वाला डेटा ब्रेड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेक्टेंगल के डायमेंशंस के बारे में हमने बात करने के 2 नए तरीके यहां पे सीखे। बाकी सिंपल तरीका तो हम जानते ही हैं कि सीधे सीधे आपको लेंथ बता देगा, सीधे सीधे आपको ब्रेड्थ बता देगा। ठीक है सर। तो अब उस कन्वर्सेशन पे लौटते हैं जो कि प्रिंस सर कर रहे थे। तो प्रिंस सर ने कॉन्ट्रैक्टर को यह बता दिया कि देखो भैया मेरे बाथरूम का जो फ्लोर है वो 10 फीट बाई 8 फीट का है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है सर, हम कल आ जाएंगे टाइल्स लगाने, लेकिन सर ये तो बता दो आपको किस टाइप की टाइल्स लगवानी है। तो प्रिंस सर ने बताया कि देखो भैया मुझे अपने बाथरूम के फ्लोर में स्क्वायर शेप की टाइल्स लगवानी है। तो समझना बात को, बाथरूम के फ्लोर का शेप है रेक्टेंगुलर और वहां पे प्रिंस सर को स्क्वायर शेप की टाइल्स लगवानी है। ठीक है सर। अब ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्टर भैया ने फिर से कहा सर ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्टर भैया ने पूछा कि सर स्क्वायर शेप की मार्केट में तो कई साइज की टाइल्स आती है, आपको स्क्वायर शेप की कौन से साइज की टाइल्स लगवानी है? तो जब वो साइज की बात कर रहा है आपके स्क्वायर शेप के टाइल्स की, तो आपसे ये पूछ रहा है कि सर जिस स्क्वायर शेप के टाइल्स को आप यूज करना चाहते हो उसके डायमेंशन को आप क्या रखना चाहते हो। यानी कि अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने प्रिंस सर से उस इस्तेमाल होने वाले स्क्वायर टाइल की साइज पूछ ली है। तो प्रिंस सर अपने दिमाग में सोच रहे हैं अरे यार मैं मैक्सिमम किस साइज का स्क्वायर टाइल लगवाऊं। अब प्रिंस सर सोच रहे अपने दिमाग में कि अरे यार मैं मैक्सिमम किस साइज का स्क्वायर टाइल लगवाऊं, ये प्रिंस सर के दिमाग में चल रहा है। ठीक है सर। और यही सवाल है। अब समझ रहे हैं इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे सवाल में आपको कोई भी कंडीशन मिली नहीं मिली, लेकिन कंडीशन छिपी हुई है। प्रैक्टिकल सोचोगे ना कंडीशन मिल जाएगी। अब देखो पहली कंडीशन क्या छिपी हुई है सवाल में। अब कॉमन सेंस की बात है सर कि मार्केट में जो टाइल्स आती है ना तो वो पैक में आती है, पैकेट में आती है। यानी कि एक ही साइज के मान लो 5 टाइल्स का पैकेट या फिर 10 टाइल्स का पैकेट, तो मार्केट में जो टाइल्स आती है ना वो एक पैकेट में सेम साइज की आती है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर प्रिंस सर को स्क्वायर टाइल्स लगवानी है तो हर एक स्क्वायर टाइल जो कि वो फ्लोर में लगवाएंगे वो सेम साइज की रहेगी। यानी कि प्रिंस सर जो साइज डिसाइड कर लेंगे उस स्क्वायर टाइल की, उसी साइज के सारे टाइल्स लगेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा
कि रैंडमली एक साइज का स्क्वायर टाइल लगा दिया, फिर किसी दूसरे साइज का स्क्वायर टाइल लगा दिया, कोई तीसरे साइज का स्क्वायर टाइल लगा दिया। ऐसा कभी नहीं होगा सर, क्योंकि जो स्क्वायर टाइल्स मार्केट में आते हैं या कोई भी टाइल जो मार्केट में आते हैं, सेम साइज के टाइल्स का पैकेट आता है, यानी कि उनको पैकेट लेना पड़ेगा सर। यानी कि पैकेट में चूंकि सेम साइज की बात होती है, तो प्रिंस सर को यह ध्यान में रखना है कि जो भी टाइल्स लगवाएंगे वो सारे सेम साइज के होंगे। यानी कि पहली कंडीशन मिल गई सर इनडायरेक्टली। पहली कंडीशन यहां पे ये है कि हर एक स्क्वायर टाइल सेम साइज का रहने वाला है। और ऐसे भी समझो, हर एक स्क्वायर टाइल सेम साइज का रहेगा तभी फ्लोर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखेगा, वरना बहुत ऊट पटांग सा दिखेगा सर। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर, पहली कंडीशन समझ गए कि हर एक स्क्वायर टाइल जो कि फिट करेंगे वो सेम साइज का रहेगा सर। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या छिपे हुए वे में है। अब प्रिंस सर को बड़े सावधानी से उसको स्क्वायर टाइल की साइज बतानी है, क्योंकि प्रिंस सर सोच रहे हैं कि यार टाइल्स बड़ी महंगी आती है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर प्रिंस सर ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी साइज की क्या मैं स्क्वायर टाइल मंगवाऊं, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो कुछ भी बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो प्रिंस सर डिसाइड करते हैं कि वो 4 फीट के स्क्वायर टाइल को फ्लोर में लगवाएंगे। ठीक है सर, अब देखो 4 फीट के लगवाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ध्यान से समझना। तो 4 फीट के लगवाओगे सर, ध्यान से समझना, तो ये मान लो एक टाइल 4 फीट का, ये एक टाइल पूरा ये स्पेस कवर हो गया, 4 फीट बाई 4 फीट का है सर। अगेन यहां पे 2 और टाइल लग जाएगी, पूरा स्पेस कवर हो जाएगा सर। ठीक है, तो अगर 4 फीट के स्क्वायर टाइल प्रिंस सर मंगवाते हैं तो देख लो ना, दिमाग में कैलकुलेट करो, 4 और 4 8 हो गया ना सर। तो पूरा ये स्पेस कवर हो गया टाइल से। और इस तरफ लेंथ वाइज देखा जाए सर तो 2 टाइल लग गए। अब समझना, 4 और 4 ये मिलके हो गए हैं 8। अब कितनी जगह बची रह गई है, तो ये 2 फीट की जगह बची रह गई है जहां पे टाइल्स लगवाने हैं। अब समझना, अब क्या दिक्कत होगी, टाइल्स का वेस्टेज होगा। क्योंकि अगर प्रिंस सर ने 4 फीट की स्क्वायर टाइल मंगवाई है तो उसको तोड़ के यहां पे लगाना पड़ेगा और कुछ टाइल्स बर्बाद होगा। एक और प्रॉब्लम है, जब तोड़ के टाइल्स लगाते हैं ना सर तो खूबसूरती थोड़ी सी चली जाती है, मजा उतना नहीं आता है। अब प्रिंस सर है मैथमेटिशियन, उनके लिए तो खूबसूरती बहुत बड़ी चीज है, सिमेट्री लाइफ में बहुत बड़ी चीज है सर। और वेस्टेज नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो प्रिंस सर अब दिमाग लगा रहे हैं कि यार मैं वो सबसे बड़े साइज का किस तरीके से स्क्वायर टाइल सेलेक्ट करूं कि कुछ भी वेस्टेज ना हो। यानी इस तरीके से मैं साइज को सेलेक्ट करूं कि प्रॉपर तरीके से उनके बाथरूम का पूरा फ्लोर कवर हो जाए, कुछ भी वेस्ट ना हो, कहीं पे भी कोई खाली जगह भी ना छूटे। यानी इस तरीके से प्रिंस सर को साइज सेलेक्ट करना है ना कि पूरा फ्लोर आराम से उन टाइल से कवर हो जाए, कुछ भी वेस्टेज ना हो। अब प्रिंस सर इसी के लिए मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, क्योंकि यही जो मैथमेटिक्स लगाएंगे उस हिसाब से कल कॉन्ट्रैक्टर वो टाइल्स लेकर आ जाएगा सर। यानी कि अब इसी सवाल को मैं फटाफट तरीके से समराइज कर दूं तो कहानी कुछ ये है कि प्रिंस सर को अपने बाथरूम के फ्लोर में स्क्वायर टाइल्स लगवाने हैं। प्रिंस सर ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरे जो बाथरूम का फ्लोर है वो 10 फीट बाई 8 फीट का है। तो अब प्रिंस सर को यह सोचना है कि वो जो अपने बाथरूम के फ्लोर में स्क्वायर टाइल्स लगवाना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम साइज क्या रहनी चाहिए, जहां पे प्रिंस सर को 2 कंडीशंस ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन तो ये कि हर एक स्क्वायर टाइल सेम साइज का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि थोड़ा भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, यानी कि उन टाइल से पूरा का पूरा बाथरूम का फ्लोर कवर हो जाना चाहिए। तो सवाल आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो सवाल की कहानी अब क्लियर है सर, तो यहां पे अब फटाफट तरीके से सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब सॉल्यूशन पे दिमाग लगा रहे हैं। तो सवाल में नंबर्स क्या है सर, कह दोगे? सवाल में नंबर्स यही है सर, यही है। अब समझना, तो इतना कंफर्म है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए इन्हीं नंबर्स का या तो एलसीएम लेना होगा या तो एचसीएफ लेना होगा। अब समझना सर, हम एक रूल जानते हैं। रूल ये होता है कि गधों का एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे तो गधा ही आएगा,
घोड़ों का एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे घोड़ा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है सर कि गधों का एलसीएम एचसीएफ निकाले तो घोड़ा आ जाए या घोड़ों का एलसीएम एचसीएफ निकाले तो गधा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है सर। यानी कि जिस वैरायटी के चीजों का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं रिजल्ट में वही चीज की वैरायटी आती है सर। तो यहां पे डाटा क्या गिवन है जिस पे एलसीएम एचसीएफ लगेगा, तो कहोगे सर कि ये डायमेंशंस का डेटा गिवन है। यानी कि समझना, अगर आप डायमेंशंस पे एलसीएम या एचसीएफ की कहानी लगाओगे तो आपका रिजल्ट भी डायमेंशन ही आएगा और आपसे अपने स्क्वायर टाइल का डायमेंशन ही तो पूछा गया है। यानी कि हम यहां से एलसीएम या एचसीएफ निकाल के जो आंसर निकालेंगे ना वो सीधे सीधे मुझे आंसर दे देगा। ये समझ में आ गया है। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है सर कि यहां से एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे तो डायमेंशंस ही आएंगे और सवाल हमसे डायमेंशन ही पूछ रहा है कि बताइए आप जो स्क्वायर टाइल यूज करना चाहते हैं उसके डायमेंशन क्या होंगे, यही पूछ रहा है ना। तो ये क्लियर है सर कि यहां से डायरेक्टली आंसर आएगा। इतना सभी को समझ में आना चाहिए। अब मुद्दा ये हो जाता है सर कि सॉल्व करने के लिए इनका एचसीएफ निकाला जाए या एलसीएम निकाला जाए। तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर यूज करो। हमें पता है सर कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं आ सकता है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो यहां पे अब आंसर को टेस्ट करते हैं। तो आंसर का क्या मतलब है? आंसर का मतलब यह है कि मुझे अपने स्क्वायर टाइल का डायमेंशन पता करना है। अब समझना, तो गिवन नंबर्स ये हैं सर, गिवन नंबर्स में भी बड़ा वाला कौन है? कह दोगे सर ये बड़ा वाला है। तो समझना, क्या मेरा आंसर, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या मेरा आंसर इससे बड़ा हो सकता है? ये मैं सोचना चाह रहा हूं, क्या मेरा आंसर इससे बड़ा हो सकता है? तो मेरा आंसर 10 फीट से बड़ा, यानी कि इससे यह समझ में आ रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जो मैं स्क्वायर टाइल फिट करना चाहता हूं क्या ये 10 फीट से बड़ा हो सकता है? एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 11 फीट। ठीक है सर। अब देखो, अब अगर आप इस तरीके से अपने स्क्वायर टाइल का साइज सेलेक्ट करते हो तो देखो क्या हो रहा है। तो यहां पे फिट करो इस स्क्वायर टाइल को। भैया यही जो स्क्वायर टाइल आपने सेलेक्ट किया है यही बाथरूम के फ्लोर में लगाओगे। अब देखो सर, यहां पे तुरंत कह दोगे कि मैक्सिमम डायमेंशन ही मेरे बाथरूम के फ्लोर का 10 फीट का है। तो अगर मुझे 11 फीट का स्क्वायर टाइल लगाना है तो 1 फीट का टाइल तोड़ना पड़ेगा, यानी कि वेस्टेज हो जाएगा। यानी कि ये जो मैंने आंसर अज्यूम किया इस हिसाब से कंडीशन हो जा रही है फेल, और मुझे पता है कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि इस सवाल के लिए मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है। तो मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली श्योर हो जाते हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इसी डेटा का एचसीएफ निकालने की जरूरत है। बस सवाल में अब कोई दम नहीं बचा है सर, फटाफट तरीके से एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे डेटा क्या क्या है? एक है 10 और एक है 8। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब देखो बहुत आसान है। 10 के लिए बात करोगे सर तो सिंपली बिना कुछ किए लिख सकते हो 2 गुने 5, यानी इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1। ठीक है सर। अब 8 के लिए भी बहुत आसान है सर, 2 का क्यूब बोल दोगे तो 2 का क्यूब हो गया। सिंपल है सर। तो यहां पे एचसीएफ निकालने का क्या मेथड जानते हैं? मेथड ये जानते हैं सर कि हम ये देखते हैं कि अपने गिवन नंबर्स में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहां पे 2 ही गिवन नंबर है, यानी कि मुझे अपने 2 नंबर्स में देखना है क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है। तुरंत कह दोगे सर कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर है, यानी कि यहां पे इनका जो एचसीएफ आएगा, इनका जो एचसीएफ आएगा उसमें 2 की कहानी आएगी सर, दैट्स इट। और कुछ तो है ही नहीं कॉमन फैक्टर। अब यहां पे पावर की भी बात होती है और पावर कम वाला लेते हैं। तो 2 की पावर को यहां पे अगर मैं एनालाइज करूं सर तो एक जगह 1 है, एक जगह 3 है। कम वाला कौन है? कम वाला ये है सर, मुझे पता है कम वाला यूज करना है एचसीएफ में, कम वाला यूज कर दिया। 2 की पावर यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल के आया है? 2। अब समझना यूनिट क्या है? कॉमन सेंसर। फिट यहां थी तो यहां पे भी जो यूनिट होगी वो फिट ही होगी सर। तो यहां पे अब प्रिंस सर ने पता कर लिया है कि अगर वो अपने बाथरूम के फ्लोर के लिए
2 फीट के स्क्वायर टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो प्रिंस सर का काम हो जाएगा, पूरी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। तो प्रिंस सर फट से कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे कि भैया तुम तो मार्केट से 2 फीट के स्क्वायर टाइल्स को खरीद के ले आना, काम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर भी इंप्रेस हो जाएगा। अब समझना बात, अब कॉन्ट्रैक्टर को तो इतनी गणित आती नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर ये भी पूछेगा कि सर ये तो बता दो कि 2 फीट के कितने खरीद के आने हैं सर, 2 फीट के मैं कितने स्क्वायर टाइल खरीद के ले आऊं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी जवाब दे सकते हो। आप कहोगे सर बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये जो स्क्वायर टाइल है ये कहाँ लगने हैं, बाथरूम के फ्लोर में लगने हैं। तो मैं क्या करता हूं सर, मैं बाथरूम के फ्लोर का एरिया निकाल लेता हूं। ठीक, अब समझना अगेन सर, जो स्क्वायर टाइल यूज होने वाला है उसका भी मैं एरिया निकाल लेता हूं। तो अगर मैं बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि अगर मैं अपने बाथरूम फ्लोर के एरिया को स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूंगा, क्या तो नंबर ऑफ टाइल्स नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा सर। यहां पे तो आपके बाथरूम के फ्लोर का एरिया हो जाएगा 10 × 8 यानी कि 80 फीट स्क्वायर, और एक स्क्वायर टाइल का एरिया हो जाएगा, स्क्वायर है ना सर, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि आपके स्क्वायर का एरिया हो जाएगा सर यहां पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना बोल दोगे सर? तो नंबर ऑफ टाइल्स ये बता दोगे, बड़ा वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये छोटा वाला एरिया, तो 420 जा। तो अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उस कॉन्ट्रैक्टर को बोल दोगे कि भैया तुम 2 फीट वाले स्क्वायर टाइल खरीद लेना, और कितने खरीदना? 20 टाइल्स ही खरीदना, काम हो जाएगा सर। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैथमेटिक्स लगाई, और एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, बहुत प्रैक्टिकल सवाल। मतलब आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग अपने घर के फ्लोरिंग में टाइल्स यूज़ करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से आप बहुत कुछ पता कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल। मतलब अब आज के बाद जो भी बच्चे ने ये लेक्चर देखा है उसको कभी भी अगर फ्लोरिंग करवानी है, फ्लोर में टाइल्स या मार्बल्स लगवाने हैं, और अगर वो स्क्वायर शेप में लगवाने हैं, तो उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, सीधे यहाँ से वो आंसर निकाल सकते हैं। ये भी पता कर लेंगे कि किस साइज के स्क्वायर टाइल यूज करने हैं, और ये भी पता कर लेंगे कितने गिनती में यूज करने हैं। तो कई कॉन्ट्रैक्टर्स चालाकी करते हैं, अब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स आपके साथ चालाकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दोगे सर। फटाफट इस कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कहानी सभी को क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यही बात सवाल में पूछी जा रही थी। अब आते हैं अपने एड ऑन क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लो सर। अब समझना यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब यहां पे एक छोटी सी पकड़ने वाली बात यह थी सवाल में, कि सवाल में जो आपके स्क्वायर टाइल का साइज पूछा गया था ना, वो इंचेस में पूछा गया था। तो मान लो हड़बड़ी में तुम एग्जाम में 2 फीट लिख के आ जाते हो ना, तो नंबर कट जाएंगे आपके, क्योंकि इंचेस में पूछा गया, आपने फीट में निकाला है, तो आपको इसको इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। तो 1 फीट में कितना इंच होता है सभी को पता होना चाहिए सर, कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो अगर 1 फीट में 12 इंचेस यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 फीट में कितने हो जाएंगे? 12 × 2 यानी कि 24 इंचेस हो जाएंगे। तो आप अपना जो आंसर बताओगे स्क्वायर टाइल के साइज का, वो इंचेस में बता दोगे 24 इंचेस। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक, अब मुद्दे पे आते हैं सर। अब देखो जो एड ऑन क्वेश्चन आपको दिया है ना, वो बड़ा मजेदार है। जो एड ऑन क्वेश्चन आपको दिया है वो बहुत ज्यादा मजेदार है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, क्या है एड ऑन क्वेश्चन। तो एड ऑन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 टाइल ऑफ द फ्लोर। यानी कि ये पूछा जा रहा है सर कि पूरे फ्लोर को रेफरेंस मानते हुए ये बताइए एक टाइल कितनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है इन परसेंटेज। यानी सिंपल लफ्जों में आपको ये बताना है कि पूरे फ्लोर में अगर बस मैं इस साइज का एक टाइल लगाऊं, तो उसने मेरे पूरे फ्लोर का कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाई किया है। सिंपल है सर, परसेंटेज स्पेस पे बात हो रही है, यानी कि एरिया के टर्म्स में ही खेलेंगे, क्योंकि मैंने आपको 9th में पढ़ाया है, कभी भी स्पेस पे बात होना तो समझ जाना कि 2 डायमेंशन में स्पेस पे बात का मतलब है एरिया पे खेलना है सर। तो मुझे क्या करना है, मुझे यह पता करना है कि पूरे एरिया के कंपैरिजन में मेरे स्क्वायर टाइल के एरिया से कितना परसेंटेज आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, यहां पे आप अपना आंसर क्या बता दोगे सर। तो एक टाइल का एरिया हो जाएगा 4 फीट स्क्वायर
डिवाइडेड बाई पूरे फ्लोर का एरिया कितना है सर 80% निकाल लीजिए, इतना इंटू 100 यानी कि 420 जा 80, 25 जा 100 यानी कि 5%। यानी कि आप कह दोगे सर कि आपने जिस तरीके से अपने टाइल का सिलेक्शन किया है, एक टाइल आपके फ्लोर की 5% जगह ऑक्यूपाई करेगा। अब देखो यहां से भी मैथमेटिक्स लग सकती थी। 5% 100% कब बनेगा? कह दोगे सर जब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक टाइल से 5% तो 20 टाइल लगा दोगे 100% जगह भर जाएगी। देखो मैथमेटिक्स का कमाल, हर तरीके से मैथमेटिक्स आपको आंसर तक पहुंचा सकता है। फटाफट इतनी कहानी नोट डाउन करिए, एक धांसू सवाल, एक तगड़ा सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और एक और ताबड़तोड़ सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school feast. These are to be packed in several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. How many biscuit packets and how many pastries will each box contain? फिलहाल यहां तक की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है सर? बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो बोला ये जा रहा है सर कि एक स्कूल में पार्टी हो रही है और पार्टी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। अब पार्टी के बाद स्टूडेंट्स के बीच में खाने के डब्बे बांटे जा रहे हैं। पार्टी के बाद स्टूडेंट्स के बीच में खाने के डब्बे बांटे जा रहे हैं, और खाने के डब्बों में खाने की 2 टाइप की वैरायटी है। खाने के डब्बों में आपको पेस्ट्री मिलेगा और इसके अलावा बिस्किट के पैकेट मिलेंगे। अब सवाल ने हमें यह भी बता दिया है कि बांटने के लिए इन टोटल कितनी पेस्ट्रीज मंगवाई गई हैं, इसके साथ साथ कितने बिस्किट के पैकेट्स मंगवाए गए हैं। सवाल ने बताया कि बंटवारे के लिए इन टोटल 15 पेस्ट्रीज मंगवाई गई हैं, इसके साथ साथ 12 बिस्किट के पैकेट्स मंगवाए गए हैं। अब यहां पे बंटवारे के दौरान आपको 4 कंडीशंस का ध्यान रखना है, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन नंबर 1, बंटवारे में सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि हर एक खाने के डब्बे में दोनों आइटम होने चाहिए। पहली कंडीशन यह ध्यान में रखनी है कि हर एक खाने के डब्बे में दोनों खाने के आइटम होने चाहिए, यानी कि हर एक खाने के डब्बे में हमें पेस्ट्री भी मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ बिस्किट के पैकेट भी मिलने चाहिए सर। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन यहां पे यह है सर कि बंटवारे के दौरान हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हर एक खाने के डब्बे में पेस्ट्रीज की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, इसके साथ साथ हर एक खाने के डब्बे में बिस्किट पैकेट्स की संख्या भी बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों में लड़ाई हो जाएगी। मान लो डब्बा खुला, एक में 1 पेस्ट्री, एक में 2 पेस्ट्री, लड़ जाएंगे, भाई तुमको 2 कैसे दे दिया, छीनने लगेगा, लड़ाई झपटा होने लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल सही कंडीशन गिवन है सर। और ये जो 2 कंडीशंस है ना, ये सवाल ने आपको डायरेक्टली यहां लैंग्वेज में बता दी। अब जो रिमेनिंग 2 कंडीशंस है, ये सवाल ने आपको बताया नहीं है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है। अब समझना, तीसरी कंडीशन ये डायरेक्टली आपको नहीं बताई गई है। ये कंडीशन ये है सर कि बंटवारे में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पूरी चीजें बट जानी चाहिए, यानी कि ये पूरे 15 के 15 पेस्ट्रीज भी बट जाएं, इसके साथ साथ पूरे के पूरे 12 के 12 बिस्किट पैकेट्स भी बट जाएं। यानी ये नहीं करना है कि धीरे से तुमने साइड में 2 पेस्ट्री कर ली, धीरे से 2 बिस्किट के पैकेट साइड कर लिए, ये नहीं करना है सर। बंटवारा ऐसा करना है कि जितना मंगवाया है पूरा बट जाना चाहिए। अब चौथे कंडीशन पे आते हैं, ये भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली समझना है। अब इक्वल बांटने के चक्कर में आपको यह भी नहीं करना है कि भैया मान लो पेस्ट्री घट गई तो किसी डब्बे में से एक पेस्ट्री को थोड़ा सा तोड़ा उसमें डाल दिया। मान लो बिस्किट का पैकेट घट गया तो एक डब्बे में से बिस्किट के पैकेट को आधा फाड़ा और आधा उसमें डाल दिया। तो यह भी आपको नहीं करना है बंटवारे में कि आपको किसी भी तरीके से या तो पेस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है या बिस्किट के पैकेट को डिस्ट्रॉय करना है। यानी जिस भी डब्बे में जाएंगे ये भी पूरे पूरे जाएंगे, ये भी पूरे पूरे जाएंगे सर। तो पहली 2 कंडीशंस डायरेक्टली गिवन है, आखिरी 2 कंडीशन आपको समझना पड़ेगा इनडायरेक्टली। अब इतनी कंडीशंस के बाद सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए हर एक डब्बे में कितनी पेस्ट्रीज होंगी, इसके साथ साथ कितने बिस्किट के पैकेट्स होंगे।
तो अगर पूरे सवाल को फटाफट तरीके से आप लोगों के लिए समराइज कर दूं तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक स्कूल में पार्टी हो रही है और पार्टी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। अब पार्टी के बाद स्टूडेंट्स को खाने के डब्बे बांटे जा रहे हैं, जिसमें खाने की 2 टाइप की वैरायटी है, पेस्ट्रीज और बिस्किट पैकेट्स। तो बांटने के लिए इन टोटल 15 पेस्ट्रीज और इसके साथ साथ 12 बिस्किट के पैकेट्स मंगवाए गए हैं। अब बांटने के दौरान 4 बातों का, 4 कंडीशंस का ध्यान रखना है। पहली 2 कंडीशंस डायरेक्टली गिवन है, आखिरी 2 कंडीशंस आपको खुद से समझनी पड़ेगी। जो गिवन कंडीशंस है वो ये है सर, सबसे पहली कि बंटवारे में यह ध्यान रखना है कि हर एक डब्बे में खाने के दोनों आइटम होने चाहिए, यानी कि हर एक डब्बे में बिस्किट पैकेट्स भी मिलने चाहिए, इसके साथ साथ पेस्ट्रीज भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन यह ध्यान में रखनी है बंटवारे में कि हर एक डब्बे में बिस्किट पैकेट्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, इसके साथ साथ पेस्ट्रीज की भी संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन जो कि इनडायरेक्टली गिवन है वो ये है सर कि बंटवारे में यह भी ध्यान रखना है कि यह पूरा कुछ बट जाना चाहिए। और चौथी और आखिरी कंडीशन यह है कि बंटवारा इस तरीके से करना है कि इनके साथ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस भी डब्बे में पेस्ट्री जाएगा पूरा जाएगा, जिस भी डब्बे में बिस्किट पैकेट जाएंगे पूरे पूरे जाएंगे, किसी भी तरीके से इनको तोड़ना वोड़ना नहीं है। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सवाल हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए हर एक खाने के डब्बे में कितने पेस्ट्रीज होंगे, इसके साथ साथ कितने बिस्किट के पैकेट्स होंगे। तो सवाल की कहानी आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब सवाल की कहानी क्लियर है सर, फटाफट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सवाल जितना मजेदार है सॉल्यूशन भी उतना मजेदार है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहां पे वर्क करने के लिए मेरे पास नंबर्स क्या हैं सर, बोल दोगे वर्क करने के लिए यही 2 नंबर्स हैं, इन्हीं के साथ मुझे खेलना है। अब यहां पे मुझे यह पता है सर कि या तो इन्हीं नंबर्स का मैं HCF निकालूंगा या तो इन्हीं नंबर्स का मैं LCM निकालूंगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन एक मजेदार बात दिख रही है, क्या, ध्यान से समझना सर। मुझे पता है गधों का HCF गधा ही आएगा, कभी भी घोड़ा नहीं आ सकता। इसी तरीके से पता है सर घोड़ों का HCF या LCM हमेशा घोड़ा ही आएगा, कभी भी गधा नहीं आ सकता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो गई सर, एक गधा हुआ एक घोड़ा हुआ, तब क्या आएगा HCF या LCM? अब बताओ सोच के कि सर अगर एक गधा हुआ एक घोड़ा हुआ तब अपने HCF LCM को क्या बोलेंगे, गधा बोले कि घोड़ा बोले, क्योंकि दोनों वैरायटी है सर। फंस गए ना? अब देखो क्या दिमाग लगाते हैं। इस टाइप की कभी सिचुएशन मिलती है तो याद रखिएगा कि वो जो आपकी अलग अलग टाइप की चीजें हैं, वो अलग अलग टाइप की चीजें जिस कलेक्शन में जा रही होती है वही कलेक्शन आपका HCF या LCM रिप्रेजेंट करता है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि आपकी वो अलग अलग चीजें जिसका आप HCF या LCM निकाल रहे हो, वो अलग अलग चीजें जिस कलेक्शन का सवाल के हिसाब से पार्ट बन रही होती है, उसी कलेक्शन का डेटा आपका HCF या LCM से आता है। यानी कि इस टाइप के सिचुएशन में HCF या LCM कलेक्शन के बारे में आपको बताता है सवाल के अनुसार। इस लाइन को फट से लिखो, इसका क्या मतलब है सवाल में और अच्छे से समझेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे भी ऐसे ही कुछ कहानी बन रही है सर कि एक तरफ है पेस्ट्री एक तरफ है बिस्किट पैकेट, तो इनका HCF या LCM निकालेंगे सर, तो जो डेटा आएगा वो किस कलेक्शन में जा रहा है। तो मेरा दिमाग चला कि भैया ये जो दोनों डेटा है ना, ये खाने के डब्बे में जा रहा है, तो सवाल के अनुसार इसके लिए कलेक्शन इस सवाल में क्या हुआ, खाने का डब्बा। यानी कि हम जो HCF या LCM निकाल के निकालेंगे ना सर, वो मुझे खाने के डब्बे के बारे में बताएगा। तो खाने के डब्बे के बारे में क्या बताएगा, कह दोगे सर? यहां से नंबर ही आएगा ना आंसर, यानी कि खाने के डब्बे की संख्या बताएगा, खाने के डब्बे के नंबर्स बताएगा सर। तो यहां से अब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली में HCF या LCM हमें देगा क्या, क्या देगा सर? तो यहां से हमें अपना HCF या LCM खाने के डब्बों की संख्या देगा सर। क्लियर है? अब कहोगे सवाल तो ये पूछ ही नहीं रहा था, बिल्कुल सही बात है, सवाल खाने के डब्बों की संख्या नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि हर एक डब्बे में कितनी पेस्ट्रीज होंगी और इसके साथ साथ कितने बिस्किट के पैकेट्स होंगे। तो कहोगे सर सिंपल है, एक बार हमने ये पता कर लिया कि कितने खाने के डब्बे बटेंगे, तो हम ये भी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक डब्बे में ये कितने रहे होंगे और ये कितने रहे होंगे। तो सब कुछ सॉर्टेड है कि आंसर कैसे आएगा।
अब मुद्दा यह है कि सवाल पढ़ के समझे कैसे सर कि HCF लगाना है या LCM, तो जो लॉजिक सिखाया अप्लाई करो। हमें पता है सर कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, तो आंसर वेरीफाई करते हैं। तो यही मेरे गिवन नंबर्स है, इनमें भी बड़ा वाला कौन है, तो ये बड़ा वाला नंबर है। तो क्या मेरा आंसर गिवन नंबर से बड़ा हो सकता है? अब आंसर यहां से आपका क्या निकल रहा है, तो यहां से आपके डब्बों की संख्या निकल रही है। मेरे हर एक क्लब्स पे ध्यान देना, सब कनेक्टेड है बात। यहां से आंसर क्या निकल रहा है, डब्बों की संख्या निकल रही है सर। तो समझना बात को, यहां से डब्बों की संख्या निकल रही है, तो क्या डब्बों की संख्या 15 से ज्यादा हो सकती है? एक एग्जांपल मान लेते हैं, क्या डब्बों की संख्या 16 हो सकती है? 16 बॉक्सेस। तो कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 15 ही पेस्ट्री है। अगर एक एक डब्बे में एक एक भी डालेंगे सर, तो एक डब्बा ऐसा बच जाएगा जिसमें कोई भी पेस्ट्री नहीं बचेगी। यानी कि सर यहीं पे क्लियर हो गया, ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे क्लियर हो गया है कि इस सवाल के लिए मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा हो ही नहीं सकता है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। सर क्लियर है? तो समझ गए हैं सर कि मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हम श्योर हो चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF लगाने की जरूरत है। क्या लगाना है सर? HCF लगाने की जरूरत है यहां पे। तो बस सब कुछ समझ में आ गया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट तरीके से आंसर निकाल लो। तो यहां पे अब आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर्स है 15 और 12, 15 और 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर। देखो 15 को सीधे दिमाग में आ रहा है, लिख सकते हैं 3 × 5, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। सिंपल सर, अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो 12 को लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, दिमाग में ही कर सकते हो। 4 × 12 यानी कि 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1। सीधे सीधे बिना फैक्टराइजेशन के भी छोटे नंबर्स क्या पता कर सकते हो। अब यहां पे मुद्दा क्या हो जाता है सर, तो अब यहां पे रूल हम जानते हैं कि हमें यह देखना है कि मेरे गिवन डेटा में कॉमन फैक्टर्स कौन है। तो यहां पे अगर इस चीज को एनालाइज किया जाए तो मुझे दिख रहा है सर कि यहां पे 2 गिवन नंबर्स हैं, यानी कि 2 गिवन नंबर्स में फैक्टर 3 बस कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि जो HCF आएगा सर, ये HCF यहां पे इस कहानी में सिर्फ 3 आएगा। अब 3 की पावर क्या यूज करें सर, तो कम वाली पावर लेते हैं। अब यहां पे ऑब्जर्व करें सर, तो दोनों ही जगह 3 की जो पावर है वो सेम है। तो जब पावर बिल्कुल सेम है तो हमें पता है वही पावर यूज कर लेते हैं, तो आंसर में भी पावर 1 ही होगा। तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 हमारा HCF निकल के आ जाएगा। अब ये जो HCF निकल के आया, इसने डेटा क्या मुझे दिया सर, ये मुझे क्या आंसर बताना चाह रहा है। तो समझना, हमने पता कर लिया था कि यहां से जो HCF या LCM आएगा ये मुझे डब्बों की संख्या बताएगा कि कितने खाने के डब्बे बटेंगे। तो समझ में आया है सर, यहां से 3 खाने के डब्बे बटेंगे, 3 बॉक्सेस, 3 खाने के डब्बे बटेंगे सर। बस अब सवाल खत्म है। मुझे पता करना है कि हर डब्बे में कितनी पेस्ट्रीज, इसके साथ साथ कितने बिस्किट के पैकेट्स होंगे। तो समझना, सिंपल बात सर, मुझे यह पता है कि हर डब्बे में दोनों होने चाहिए। मुझे यह भी पता है कि हर डब्बे में ये दोनों बराबर संख्या में होने चाहिए। यानी सिंपली समझ में आ रहा है कि एक डब्बा का कंटेंट निकाल लेंगे तो वही हर डब्बा का कंटेंट होगा। भैया हर डब्बे का कंटेंट सेम ही होने वाला है ना, तो किसी भी एक डब्बे का निकाल लीजिए। तो एक डब्बे का कंटेंट कैसे निकाले, ध्यान से समझना। तो कहोगे सर बांटने के लिए पेस्ट्रीज कितनी है, तो कहोगे सर बांटने के लिए पेस्ट्रीज है इन टोटल 15। अब इन 15 को आपको बराबर बराबर 3 डब्बों में बांटना है, तो हर डब्बे में कितना जाएगा, तुरंत यूनिटरी मेथड लगा के कहोगे सर कि 3 × 5 = 15, यानी कि हर डब्बे में 5 पेस्ट्रीज जाएंगी। अगेन इसी तरीके से बिस्किट पैकेट के लिए दिमाग लगाइए, इसी तरीके से बिस्किट पैकेट्स के लिए दिमाग लगाइए। तो कह दोगे सर इन टोटल 12 बिस्किट के पैकेट्स हैं जिसको बराबर बराबर 3 डब्बों में बांटना है, यानी कि यूनिटरी मेथड से कह देंगे हर डब्बे में 3 × 4 = 12, यानी कि 4 बिस्किट के पैकेट्स जाएंगे सर। तो सवाल पूछ रहा था हर डब्बे में कितनी पेस्ट्रीज, कितने बिस्किट के पैकेट्स जाएंगे, हमने बता दिया है हर डब्बे में 5 पेस्ट्रीज, इसके साथ साथ 4 बिस्किट के पैकेट्स जाएंगे। फटाफट नोट डाउन करिए, एक धांसू सवाल। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो एड ऑन सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी बिस्किट्स will each box contain if each pack has 10 biscuits। अब देखो यहां पे मैंने एड ऑन सवाल दिया कि बताइए हर डब्बे में, हर एक डब्बे में
कितने बिस्किट होंगे अगर हर पैकेट में 10 बिस्किट है? तो समझना सिंपल है सर। मुझे यह पता चल गया है कि हर डब्बे में 4 बिस्किट के पैकेट है। कितने हैं सर? 4 बिस्किट के पैकेट है हर डब्बे में, ठीक। और आपको सवाल ने बता दिया है कि हर बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट है, यानी कि इन टोटल हर डब्बे में कितने बिस्किट हो गए यूनिटरी मेथड से? 4 × 10 40 बिस्किट्स है सर। तो बहुत सारे बिस्किट्स हैं, खाने के लिए हमने निकाल लिया, इजी सवाल। और क्या है एड ऑन सवाल? ऑल्सो फाइंड टोटल क्वांटिटी इन ईच बॉक्स। अब मुझे यहां पे हर बॉक्स में टोटल क्वांटिटी पता करनी है। तो समझना, ध्यान से समझना, अगर इसके हिसाब से बात करें तो हर डब्बे में टोटल 9 आइटम्स हैं। टोटल 9 आइटम्स हैं, 5 पेस्ट्री है और 4 बिस्किट के पैकेट्स हैं, तो टोटल 9 आइटम्स है सर। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। ऑसम सवाल, धांसू सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, एक और धांसू सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। एक ऐसा सवाल जो कि कई बार हमसे बचपन में पहेली के रूप में पूछा गया था। उस समय छोटे थे, जवाब नहीं दे पाते थे, अब जवाब दे सकते हैं। यह सवाल आपको देखने में बड़ा और डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन मानिए बात को, एक बार समझा दूंगा ना, इजी हो जाएगा। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है 105 goats, 140 donkeys and 175 cows have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make trips in order to do so. The lazy boatman has his own conditions for transporting them. He insists that he will take the same number of animals in every trip and they have to be of the same kind. He will naturally like to take the largest possible number each time. Find how many animals went in each trip. फिलहाल यहां तक की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि सवाल के लैंग्वेज में बोला क्या जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सभी को पता होता है सर कि नदी के 2 किनारे होते हैं। अब समझना कहानी क्या है। सवाल में बोला गया है कि नदी के एक किनारे पर 3 अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे जानवर हैं। सवाल में बोला जा रहा है कि नदी के एक किनारे पर 3 अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे जानवर हैं। पूरी डिटेल आपको बता दी गई है जानवरों की। आपको बता दिया गया है कि नदी के किनारे पर कुल मिला के 105 बकरियां हैं, इसके साथ साथ 140 गधे हैं, इसके साथ साथ 175 गायें हैं। तो नदी के एक किनारे पर इतने सारे जानवर हैं। अब करना देखो क्या है। करना यह है कि इन सारे के सारे जानवरों को नदी के इस किनारे से उस किनारे पे ले जाना है। अब इधर से उधर ले जाने के लिए सिर्फ एक नाव अवेलेबल है सर। और ये जो नाव वाला नाविक है ना, वो मान गया ठीक है मैं इधर से उधर जानवरों को ले जाऊंगा, लेकिन जानवरों को ट्रांसपोर्ट करने की उसकी 2 कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। अब ध्यान से कंडीशंस को सुनिएगा। पहली कंडीशन उसकी ये है कि हर एक ट्रिप में वो जानवरों को बिल्कुल बराबर संख्या में ले जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि हर एक ट्रिप में वो जानवरों को बिल्कुल बराबर संख्या में ले जाएगा। अब यहां पे समझने के लिए 2 बातें। सबसे पहली बात तो ये कि एक ट्रिप का मतलब क्या है, समझना। एक ट्रिप का मतलब ये है कि उसने इस किनारे से जानवर उठाया, उस किनारे पे छोड़ा और वापस आ गया। तो समझना, यहां से उधर जाना फिर वापस आना, ये पूरा मिला के एक ट्रिप माना जाएगा। तो एक ट्रिप का क्या मतलब है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे पहली कंडीशन में बोला जा रहा है कि वो हर एक ट्रिप में बराबर संख्या में जानवरों को ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी कि समझना, यानी कि वो ऐसा नहीं करेगा कि किसी ट्रिप में वो 6 जानवर ले गया, किसी ट्रिप में वो 10 जानवर ले गया, किसी ट्रिप में वो 2 ही जानवर ले गया। ये वो नहीं करेगा। वो हर एक ट्रिप में बराबर संख्या में जानवर ले जाने वाला है। यानी कि अगर वो डिसाइड करता है कि वो हर ट्रिप में 5 जानवर ले जाएगा, तो वो हर एक ट्रिप में 5-5 जानवर करके ही ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी कि वो हर एक ट्रिप में 5-5 जानवर करके ही ट्रांसपोर्ट करेगा। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन में यह बोला जा रहा है कि वो इस तरीके से जानवरों को ट्रांसपोर्ट करेगा सच दैट हर एक इंडिविजुअल ट्रिप में एक ही टाइप ऑफ जानवर होने चाहिए, एक ही वैरायटी ऑफ जानवर होने चाहिए।
तो एक और कंडीशन उसने ये बोली कि वो हर एक इंडिविजुअल ट्रिप में एक ही काइंड ऑफ जानवर ले जाएगा। यानी कि समझना बात को, मान लो वो डिसाइड करता है कि हर ट्रिप में वो 5 जानवर ले जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 में से वो 2 आपकी मान लो गाय ले जाएं, 5 में से वो 1 गधा ले जाए और 2 बकरियां ले जाए। तो ऐसे करके नहीं ले जाएगा सर। उसने बोल दिया है कि वो हर एक इंडिविजुअल ट्रिप में सेम काइंड ऑफ जानवर रखेगा। यानी कि अगर वो एक ट्रिप में गाय ले जा रहा है तो सिर्फ गाय ही ले जाएगा, अगर बकरियां ले जा रहा है तो सिर्फ बकरियां ही ले जाएगा सर। तो ये 2 कंडीशंस है जो कि इस नाविक ने बोला है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फॉलो करेगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो कम कम जानवर करके ले जाता है तो उसकी बड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, कई बार ट्रिपिंग करनी पड़ेगी। तो वो चाहेगा कि मैक्सिमम संख्या में जानवरों को पहुंचा दे, वो यही चाहेगा सर कि मैक्सिमम संख्या में जानवरों को पहुंचा दे सर। अब सवाल आपसे यहां पे पूछ रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से आप ये बताइए कि वो हर एक ट्रिप में कितने जानवर ले जाएगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए कि वो हर एक ट्रिप में कितने जानवर ले जाएगा। यानी कि अगर मैं पूरे सवाल को फटाफट तरीके से समराइज कर दूं तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि नदी के एक किनारे पे 3 अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे जानवर हैं। सवाल ने बता दिया है कि नदी के किनारे पे कुल मिला के 105 बकरियां हैं, इसके साथ साथ 140 गधे हैं, इसके साथ साथ 175 गायें हैं। अब करना यह है कि इन सारे जानवरों को नदी के इस किनारे से उस किनारे पे ले जाना है और यह करने के लिए बस एक नाव अवेलेबल है। अब वो जो नाव वाला नाविक है वो मान तो गया कि मैं इधर से उधर कर दूंगा, लेकिन उसकी 2 कंडीशंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि वो हर एक ट्रिप में जानवरों को बिल्कुल बराबर संख्या में ले जाएगा, और उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि हर एक ट्रिप में एक ही वैरायटी के जानवर होने चाहिए। अब इस बात को फॉलो करते हुए वो ये सोच रहा है कि अरे यार, मैं कम जानवर तो नहीं ले जा सकता, नहीं तो मेरी मेहनत बढ़ जाएगी। मैं चाह रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जानवरों को अपने ट्रिप में इधर से उधर कर पाऊं। अब इस सिचुएशन के हिसाब से हमें यहां पे यह पता करना है कि बताइए वो हर एक ट्रिप में कितने जानवरों को इधर से उधर ले जाएगा। सवाल सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे, ध्यान से सुनना। सवाल समझ गए सर, अब सोल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं। अगेन मजेदार सोल्यूशन। तो क्या दोगे सर वर्क करने के लिए? नंबर्स क्या क्या हैं बोल दोगे सर? वर्क करने के लिए ये रहे मेरे 3 नंबर्स, डेट्स इट। यही मेरे नंबर्स हैं जिनके साथ वर्क करना है। तो इतना कंफर्म है कि इन नंबर्स का या तो HCF निकालेंगे या तो सर LCM निकालेंगे। अब समझना बात को सर, हमें पता है कि गधों का HCF गधा होता है, घोड़ों का HCF घोड़ा होता है। गधों का HCF कभी भी घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ों का HCF कभी भी गधा नहीं हो सकता। लेकिन अगर चीजें अलग अलग टाइप की हो तब क्या करेंगे? यानी कि लास्ट सवाल जैसा यहां पे भी आपको दिख रहा है कि एक वैरायटी में बकरियों पे बात हो रही है, एक वैरायटी में गधों पे बात हो रही है, एक वैरायटी में गायों पे बात हो रही है सर। तो यहां पे 3 टाइप की चीजें हैं जिनके HCF या LCM पे मुझे सोचना है। तो 3 टाइप की चीजें हैं, तो इनका जो HCF या LCM आएगा वो आखिर क्या आएगा सर? तो लास्ट सवाल की तरह ही यहां पे भी दिमाग लगाएंगे। आप तुरंत कह दोगे सर आपने बोला था सर कि इस टाइप की सिचुएशन बनती है ना, तो हम सवाल के अनुसार ये देखते हैं कि वो जो अलग अलग टाइप की चीजें हैं वो किस कलेक्शन में फिट बैठ रही हैं, ये हमने सोच लिया था। तो इसी हिसाब से यहां पे दिमाग लगाते हैं कि ये 3 चीजों का जो HCF या LCM निकालेंगे ये सवाल के अनुसार किस कलेक्शन के लिए फिट बैठ रही हैं, क्योंकि जिस कलेक्शन के लिए फिट बैठेगी वही कलेक्शन मेरा HCF या LCM रिप्रेजेंट करेगा। तो दिमाग लगा रहे हैं। तो यहां पे मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वो हर एक ट्रिप में कितने जानवरों को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मेरा दिमाग चला कि यहां से जो HCF या LCM की कहानी आएगी ये इस सवाल पे सीधे सीधे फिट बैठती है। सही बात है सर, मुझे निकालना है कि वो हर एक ट्रिप में कितने जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर देगा, यानी कि कितने जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर देगा। इस कलेक्शन में ये वाली बात फिट बैठ जाती है सर। यानी कि अब मेरा दिमाग यहां पे चल गया है कि यहां से जो हम HCF या LCM निकालेंगे वो डायरेक्टली मुझे इस वाले सवाल का जवाब दे देगा। तो ये समझ गए।
अब मुद्दा ये है सर कि सॉल्व करने के लिए HCF निकाले या LCM निकाले, तो यूज करो पॉइंटर में हमने जाना है सर कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आंसर को एनालाइज करते हैं थोड़ा। यही मेरे गिवन नंबर्स हैं, इनमें भी सबसे बड़ा वाला कौन है? कह दोगे सर सबसे बड़ा वाला ये है। तो अब यहां पे आप टेस्ट करके देखेंगे कि क्या मेरा आंसर 175 से ज्यादा हो सकता है। आंसर क्या है सर? तो आंसर आपका यह है कि आप हर एक ट्रिप में कितने जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। यानी हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से क्या मैं हर एक ट्रिप में 175 से ज्यादा जानवर ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं? अब मैं सोच रहा हूं क्या मैं हर एक ट्रिप में 175 से ज्यादा जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं? अब इसी पे मैं दिमाग लगा रहा हूं। मान लो रैंडमली 175 से ज्यादा मैंने 176 ही ले लिया। अब समझना, तो एक ट्रिप में मैं 176 जानवर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब समझना, अब मैं जो सोच रहा हूं उसके हिसाब से मुझे पता है सर कि 176 में से 175 तो गायें ही आपकी हो जाएंगी सर। इसके अलावा अब एक जो बच गया उसमें या तो तुम बकरी उठा लोगे या गधा उठा लोगे। तो क्या दिख रहा है सर? जैसे ही आपने ऐसा किया कंडीशन ही फेल हो गई, क्योंकि बोला गया था कि हर एक ट्रिप में एक ही वैरायटी के एक ही काइंड के जानवर जाएंगे सर। यहां तो अलग अलग वैरायटी हो गई सर। यानी कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने जो दिमाग लगाया उसके हिसाब से कंडीशन हो जा रही है फेल। यानी कि हम ये बोल देंगे कि मेरा आंसर कभी भी यहां पे गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अब हम श्योर हो चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF अप्लाई करने की जरूरत है सर। बस फटाफट अब काम पे लग जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अपने नंबर्स का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। नंबर्स हैं सर 105, इसके अलावा 140, इसके अलावा 175। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो एक एक करके फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 105 का करते हैं सर। तो 105 का यहां पे करेंगे तो कह दोगे 5 से जाएगा सर, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। इसके बाद कह दोगे 3 7 जा 21। तो 105 के 3 अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 3 5 और 7 लिख लेते हैं सर। 3 5 और 7, तो इनकी पावर क्या रखेंगे? सब एक एक बार आ रहा है सर, तो पावर 1 हो जाएगी। अब आ जाते हैं 140 पे। 140 पे अगर बात कर लें सर यहां पे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 270 जा, इसके बाद 235 जा, इसके बाद 57 जा। यानी कि 140 के भी 3 अलग अलग टाइप के फैक्टर आ रहे हैं, 2 5 और 7। तो 2 5 और 7 आ रहे हैं सर। कौन कितनी बार आ रहा है कह दोगे सर? 2 आ रहा है 2 बार, बहुत बढ़िया। 5 आ रहा है 1 बार, 7 भी आ रहा है 1 बार। अब फाइनली 175 पे आते हैं। 175 पे वर्क करेंगे तो कह दोगे सर 5 से जाएगा तो 5 3 जा 15 और यहां पे 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो कह दोगे सर 175 के भी 2 टाइप के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 5 और 7। लिख लेते हैं सर 5 और 7। कौन कितनी बार आ रहा है सर? 5 2 बार, 7 1 बार। 5 2 बार आ रहा है, 7 1 बार आ रहा है। तो सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया। अब HCF पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे लिख देंगे HCF ऑफ 105, 140 एंड 175 बराबर क्या हो जाएगा सर? तो रूल पता है। हम ये देखते हैं अपने गिवन नंबर्स में कि क्या क्या ऐसे प्राइम फैक्टर्स है जो कि हर जगह कॉमन है। तो यहां पे 3 गिवन नंबर्स हैं, तो 3 गिवन नंबर से यानी कि मुझे दिख रहा है सर कि तीनों के तीनों में 2 प्राइम फैक्टर्स हर जगह कॉमन है। एक तो 5, उसके अलावा 7। 5 और 7 हर एक नंबर में कॉमन है एज प्राइम फैक्टर। तो इनको उठा लेते हैं सर। तो इनको यहां पे हमने उठा लिया। अब मुद्दा इनकी पावर क्या जाएगी सर? तो कम वाली पावर लेते हैं। 5 की पावर में कंपैरिजन करेंगे सर तो पावर 1 है, 1 है, 2 है। छोटी वाली कम वाली कौन है? 1 है, यानी 5 की पावर 1 यूज कर देंगे। 7 में दिख रहा है सर कि हर जगह पावर सेम ही है, तो अगर हर जगह पावर सेम है तो वही सेम वाली यूज कर देंगे, यानी कि पावर 1 यूज कर देंगे। तो 5 की पावर 1 यानी कि 5, 7 की पावर 1 यानी कि 7, 5 7 जा 35 सर। यानी कि हमने यहां पे अपने गिवन नंबर्स का HCF निकाल लिया है जो कि 35 के बराबर आ रहा है। फटाफट पहले ये कहानी को नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब ये जो आंसर आया सर, इस आंसर ने मुझे क्या बताया? तो कह दोगे सर हमसे ये पूछा गया था कि जो हमारे बोटमैन है, जो हमारे नाविक है, वो हर एक ट्रिप में कितने जानवरों को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मैंने पता कर लिया है सर कि मेरे जो नाविक भैया हैं वो हर एक ट्रिप में 35 जानवरों को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इतने एनिमल्स पर ट्रिप,
ठीक है सर, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यानी कि सर यहाँ पे ये वाला आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो एक एड ऑन सवाल है, एड ऑन सवाल ये है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड टू ट्रांसपोर्ट ईच एनिमल। तो अब यहां पे ये पूछा जा रहा है कि हर एक जानवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने कितने ट्रिप्स लगे हैं ये बताइए। तो समझना, सबसे पहले गोट के लिए बात करते हैं, तो पूरे के पूरे गोट्स को ट्रांसफर करने में कितने ट्रिप लगे हैं सर उसके, समझना। तो टोटल गोट्स का नंबर है 105 और आपको पता है वो हर ट्रिप में 35 जानवर ले जा रहा है। तो अगर मैं इसको 35 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मुझे ये नहीं निकल जाएगा कि सारे के सारे बकरियों को ले जाने में कितने ट्रिप लगी, बिल्कुल निकल जाएगा सर। देखो यहां पे तो क्या दोगे सर, 35 2 जा 70, 35 3 जा 105। तो क्या दोगे, सारी बकरियों को ट्रांसफर करने में इस तरीके से उसको 3 ट्रिप लगी है। इसी तरीके से ये काम गधों के लिए कर लेते हैं सर। तो टोटल गधे कितने, 140। इसको अगेन क्या कर लेंगे, 35 से डिवाइड कर लेंगे सर। तो 7 से जा रहा है, 7 5 जा 7 2 जा 14, यानी कि 5 4 जा 20। तो कह दोगे सर सारे गधों को इस हिसाब से ट्रांसफर करने में कुल मिला के 4 ट्रिप्स लगेंगी सर। ठीक है, कुल मिला के 4 ट्रिप्स गधों के लिए लगेंगी। अब इसी तरीके से गायों का निकाल लेते हैं सर। तो टोटल गायें हैं 175, इधर निकाल लेते हैं सर गायों का 175, और हर ट्रिप में जा रहे हैं 35, यानी कि सर यहां पे देख लेते हैं 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, यानी कि सर गायों को ट्रांसफर करने में टोटल 5 ट्रिप्स उसको लगी हैं सर। तो हर जानवर की वैरायटी के लिए कितने टिप्स उसको लेने पड़े ये हमने पता कर लिया। अब सवाल हमसे ये भी पूछ सकता था कि ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स टेकन। तो क्या बोल दोगे, सबको जोड़ दोगे तो कह दोगे सर 5 + 4 9 + 3 12, यानी कि टोटल 12 ट्रिप्स लगी हैं उसको। टोटल 12 ट्रिप्स उसको लगी हैं ये सारे जानवरों को इस पार से उस पार ले जाने में। फटाफट इस धांसू कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो हर जगह यहां पे अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना आपका होमवर्क रहेगा। तो ये सवाल सभी को क्लियर हुआ, बकायदा क्लियर होना चाहिए। चलते हैं सर नेक्स्ट धांसू सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, एक और धांसू सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Determine the longest rod which can measure the 3 dimensions of the room exactly। फिलहाल यहां तक की कहानी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो उम्मीद करके चलूंगा कि तुम लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या बात हो रही है। ध्यान से सुनना। तो सवाल के अंदर एक कमरे पे बात चल रही है। कैसी बात चल रही है? तो सवाल ने सबसे पहले हमें अपने इस कमरे के तीनों डायमेंशंस के बारे में बता दिया, यानी कि सवाल ने हमें यहां पे अपने कमरे के लेंथ के बारे में भी बता दिया, ब्रेड्थ के बारे में भी बता दिया और हाइट के बारे में भी बता दिया। क्या बताया है सर, कैसे बताया है सर, समझना। तो रेस्पेक्टिवली की मदद से बताया गया है सर, यानी कि पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा एंड सो ऑन। फंडा अप्लाई करते हैं रेस्पेक्टिवली का। कह दोगे सर फंडे के हिसाब से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आगे बढ़ने पे क्या दोगे सर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, तीसरे का कॉम्बो तीसरे के साथ। यानी कि तुरंत यहां पे कह देंगे कि सवाल ने मुझे बता दिया है कि इस कमरे की जो लेंथ है वो है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, इस कमरे की जो ब्रेड्थ है वो है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, अगेन इस कमरे की जो हाइट है वो है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो रेस्पेक्टिवली की मदद से सवाल ने हमें अपने इस कमरे के तीनों डायमेंशंस के बारे में बहुत क्लियरली बता दिया। अब एक मजेदार बात ऑब्जर्व करने वाली, सर जो डायमेंशंस बताए गए हैं ना ये मिक्स्ड यूनिट में बताए गए हैं, ना ही पूरा मीटर है ना ही पूरा सेंटीमीटर है। अब कई बार सवालों में मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी मिक्स्ड यूनिट अगर आपको मिलता है तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके काम करोगे तो फायदों में रहोगे। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, या तो सबको मीटर में बदल देते हैं या तो सबको सेंटीमीटर में। मुद्दा यह है किस में बदले, लगाओ दिमाग। आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए कि सर सबको गलती से भी मीटर में मत बदलिएगा। क्यों?
सबको मीटर में बदलेंगे सर, कहानी डेसिमल में आ जाएगी, और मुझे पता है आगे जाके एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो डेसिमल की कहानी में एलसीएम एचसीएफ का वर्क करना बहुत टफ हो जाएगा सर। तो तुरंत आपका दिमाग यहां पे चलना चाहिए कि सर आसान ये रहेगा कि सबको सेंटीमीटर में बदल दे, यानी कि तुरंत कह देंगे बदलने के बाद कि लेंथ हो जाएगी टोटल 825 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी टोटल 675 सेंटीमीटर, और कमरे की हाइट हो जाएगी टोटल 450 सेंटीमीटर। यह समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, बिल्कुल ध्यान से अब यहां से सुनना। सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए वो सबसे बड़ी रॉड कि मैं क्या लेंथ सेलेक्ट करूं सच दैट उस रॉड की मदद से मैं अपने कमरे के तीन डायमेंशंस को एग्जैक्ट तरीके से मेजर कर लूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। सवाल पूछ रहा है कि बताइए मैं एक रॉड सेलेक्ट करना चाहता हूं और उस रॉड की मदद से मैं अपने कमरे के तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्ट तरीके से मेजर करना चाहता हूं। तो सिचुएशन के हिसाब से मैं अपने इस रॉड की सबसे बड़ी लेंथ क्या सेलेक्ट करूं। अब यहां पे तुम लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आया होगा, सबको क्लियर करता हूं बारी बारी से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंफ्यूजन यह आया होगा कि सर रॉड की लेंथ ऐसी सेलेक्ट करनी है कि ये मेरे डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर ले। अब एग्जैक्टली मेजर कर ले इसका क्या मतलब है, समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो तुमने ये सेलेक्ट किया कि मैं अपने रॉड की लेंथ सेलेक्ट करता हूं 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। अब 10 सेंटीमीटर की रॉड से अगर तुम हाइट को मेजर करने जाओगे तो देखो क्या होगा। तो अगर तुम इस साइज की रॉड से हाइट जो कि है 450 सेंटीमीटर मेजर करने जाओगे तो कहानी कुछ ऐसी बैठेगी, समझना। सबसे पहले तुमने अपनी ये जो रॉड है इसको रखा एक एंड पे, तो मान लो ये इस तरीके से इतनी दूर तक गई, तुमने वहां पे मार्क कर लिया। अब ये 10 सेंटीमीटर की रॉड है, मतलब कि तुमने अपनी हाइट में मेजर करने के दौरान ये पता कर लिया है इतनी दूर हो गई 10। अब समझना। अब फिर मार्किंग पे तुमने रॉड रखी, फिर ये इतनी दूर 10 हो गई, फिर रॉड रखी, फिर 10 हो गई इतनी दूर। यानी ऐसे करते करते जब तुम मेजर करने जाओगे तो तुम ये ऑब्जर्व यहां पे कर लोगे कि एग्जैक्टली 45 बार में, यानी कि इस तरीके से मैं रॉड को 45 टाइम्स रखता जाऊंगा ना सर, तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट तरीके से मेजर हो जाएगा। पूरा का पूरा एग्जैक्ट तरीके से मेजर हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर मैं 10 सेंटीमीटर की रॉड को यूज करता हूं ना तो पूरा का पूरा 45 बार में मेजर हो गया। अब देखो दिमाग, अब 45 बार में मेजर हो गया, तुमको पता है तुम्हारी रॉड 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि हाइट 450 सेंटीमीटर रही होगी, तुमने फट से निकाल लिया। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट का यही मतलब है कि जब आप इस तरीके से रख रख के रॉड से मेजर करोगे ना तो बिल्कुल बराबर बार में ये पूरी डायमेंशन मेजर हो जानी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी लेंथ बच गई कि रॉड उसमें एग्जैक्टली फिट नहीं बैठ रहा है। आप देख रहे हो कि हर बार रॉड एग्जैक्ट फिट बैठते हुए पूरा कुछ मेजर कर जा रहा है। अगेन समझते हैं सर, इसी साइज के रॉड से अब थोड़ा सा लेंथ को मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब समझना, अब मेरा जो लेंथ है ये 825 सेंटीमीटर का। अब इस साइज के रॉड से मेजर करेंगे तो देखो कहानी क्या होगी। मैंने अगेन मेजर करना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक 10 हुआ, फिर 10 हुआ। अब ये जब करते चले जाएंगे ना सर तो देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व होगी। ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग चीज ये ऑब्जर्व होगी सर, इंटरेस्टिंग चीज ये ऑब्जर्व होगी सर, यहां पे ध्यान समझिएगा कि 82 टाइम्स में, समझना 82 टाइम्स में तुम कितना मेजर कर लोगे। तो ऐसे करते करते बोलोगे सर हर बार में 10 मेजर हो रहा है, 82 टाइम्स में सर 820 सेंटीमीटर तक मेजर हो जाएगा। अब इतना मेजर होने के बाद ये जो 5 सेंटीमीटर की जगह बच गई उसमें तुम्हारा ये 10 सेंटीमीटर का रॉड एग्जैक्टली फिट तो नहीं हो पाया ना सर, एग्जैक्ट फिटिंग अब नहीं हो पाई। यानी कि इस डायमेंशन के हिसाब से, इस रॉड के सिलेक्शन के हिसाब से आपने एग्जैक्ट तरीके से हाइट तो मेजर कर ली, लेकिन आप एग्जैक्ट तरीके से लेंथ को नहीं मेजर कर पाए। यानी कि इस पॉइंट पे आने के बाद कहानी कुछ ये रहेगी कि मेजर करने के लिए जगह कम बची है और रॉड आपका ज्यादा बड़ा पड़ रहा है सर, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या है सर।
ठीक, इसी तरीके से इससे इसको ट्राई करते हैं। इससे अगर मैं ब्रेथ को मेजर करने का ट्राई करूंगा तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा सर, ध्यान से समझना, कि एग्जैक्टली 67 टाइम्स में कितना मेजर हो जाएगा सर, 670 सेंटीमीटर, यानी कि अगेन 5 सेंटीमीटर यहां पे भी बचा रह जाएगा जो कि एग्जैक्टली मेजर नहीं हो पाएगा। यानी कि अगेन ऐसी सिचुएशन लेंथ की तरह ही यहां पे भी बन जाएगी जहां पे कह दोगे सर मेजर करने के लिए जगह कम बची है, रॉड कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है, यानी यहां पे भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बात बोली जा रही है ना कि रॉड की लेंथ को ऐसे सेलेक्ट करो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये क्लियर हो गया। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, अब देखो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से देखना। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि मान लो मैं अपनी रॉड का साइज सेलेक्ट करता हूं 5 सेंटीमीटर। अब देखो सर 5 सेंटीमीटर सेलेक्ट करोगे तो ये भी एग्जैक्टली मेजर हो जाएगा, ये भी एग्जैक्टली मेजर हो जाएगा, ये भी एग्जैक्टली मेजर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट तो हो गया सर, यही तो चाहिए था। लेकिन ठहर जाओ, सवाल ये नहीं बोल रहा था कि एग्जैक्ट मेजरमेंट वाली कोई भी लेंथ पता कर लीजिए, सवाल बोल रहा था एग्जैक्ट मेजरमेंट वाली सबसे बड़ी रॉड की लेंथ पता करिए। तो हो सकता है एग्जैक्ट मेजरमेंट वाली इससे कोई और भी बड़ी रॉड हो सर। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट तो होना चाहिए लेकिन वो सबसे बड़ी लेंथ होनी चाहिए, यानी उस वाले लेंथ को जो सेलेक्ट करेंगे उससे बड़ा और कोई लेंथ नहीं होगा जो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कर ले सर। ठीक, अब देखो मुद्दे पे लौटते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है सर, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब सोल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो वर्क करने के लिए मेरे पास नंबर्स क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या दोगे सर, वर्क करने के लिए नंबर्स है यहां पे 825, इसके अलावा 675 और यहां पे इसके अलावा 450। तो इन्हीं नंबर्स की मदद से वर्क करना है। और यह भी पता है कि या तो इनका एलसीएम निकालेंगे सर या तो इनका एचसीएफ निकालेंगे सर। अब यहां पे मजेदार बात को देखना। अब मुझे पता है सर कि गधों का एचसीएफ कभी घोड़ा नहीं आएगा, गधों का एचसीएफ गधा ही आएगा। अगेन घोड़ों का एचसीएफ कभी गधा नहीं आएगा सर, घोड़ों का एचसीएफ घोड़ा ही आएगा। तो यहां पे हम अपनी जिन चीजों का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं सर, वो है क्या, कह दोगे सर वो कमरे के डायमेंशंस है। तो डायमेंशंस का एचसीएफ या एलसीएम निकालोगे तो डायमेंशन ही आएगा। तो यहां से आंसर डायमेंशन ही आएगा। सवाल पूछ क्या रहा था, डायमेंशन ही पूछ रहा है, आपके रॉड की लेंथ पूछ रहा है, यानी रॉड का डायमेंशन ही तो पूछ रहा है सर। यानी कि यह समझ में आ गया है कि यहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा यह है सर कि एचसीएफ लगाएं या एलसीएम लगाएं, इस पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना। तो मुझे यहां पे पता है सर कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे मान के चलते हैं कि मान लो मेरा जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, इस बात को एनालाइज करके देखते हैं। तो गिवन नंबर में भी सबसे बड़ा वाला कौन है, कह दोगे सर सबसे बड़ा वाला ये है। तो क्या मेरा आंसर इससे बड़ा हो सकता है? अब समझना, आंसर इससे बड़ा हो सकता है, इसका क्या मतलब है? तो आंसर तुम ये निकाल रहे हो ना कि रॉड की लेंथ कितनी होगी। तो क्या आपके रॉड की लेंथ 825 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी हो सकती है? तो रैंडमली थोड़ी देर के लिए अपने रॉड की लेंथ को इससे थोड़ी बड़ी 826 सेंटीमीटर का मान लेता हूं सर। ध्यान से समझना बात को। तो क्या मेरे रॉड की लेंथ इतनी हो सकती है जिससे एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाए? कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। कहोगे सर कि आपका जो ब्रेड्थ और हाइट है वो इससे छोटा है सर, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट का तो चांस ही नहीं बनता है। यहीं पे दिख रहा है सर। और अगेन अगर लेंथ पे भी जाएंगे तो दिख रहा है सर एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने अपने आंसर को गिवन डेटा से बड़ा माना तो कंडीशंस फेल होने लगी, और कंडीशन फेल तो होनी नहीं चाहिए सर। यानी कि अब हम श्योर हो चुके हैं कि मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है, जिससे ये कंफर्म तरीके से बोल देंगे कि सवाल को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ लगाना है बस। अब फटाफट तरीके से लगाओ एचसीएफ। तो यहां पे अब फटाफट तरीके से एचसीएफ लगा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अपने नंबर्स को मेंशन कर देते हैं सर। एक है 825, बढ़िया। दूसरा है सर 675, और भी बढ़िया। तीसरा क्या है सर 450, और भी बढ़िया। तो यहां पे फटाफट फैक्टराइजेशन करके डेटा निकाल लेते हैं सर। सबसे पहले 825 के लिए डेटा निकालते हैं। तो यहां पे कह दोगे सर
5 से आगे बढ़ें, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं सर, अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े नंबर से ध्यान से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 825 यही है बिल्कुल। तो 5 टाइम्स में देखेंगे तो 5 1 जा 5 बचेगा 3 32, 5 6 जा 30 बचेगा 2 25, 5 5 जा 25, ठीक है। इसके बाद 5 3 जा 15 बचेगा 1 15, 5 3 जा 15, इसके बाद 3 11 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे 3 5 11, लिख लेते हैं सर 3 5 11, ठीक है। पावर क्या क्या होगी सर इनकी, तो कह दोगे 3 की पावर 1 हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी, 11 की पावर 1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 675 पे आते हैं, फिर से ध्यान से सुनना। 675 को अब एनालाइज करते हैं सर। देखो 675 अगेन सर 5 से जाता हुआ दिख रहा है, फटाफट करते हैं। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा सर, बचेगा 1 17। अब देखो 5 3 जा 15 बचेगा सर 2, यानी कि 25, 5 5 जा 25। अब देखिए फिर से 5 से जा रहा है सर, 5 2 जा 10 बचेगा 3 और 5 7 जा 35। अब देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 और 5, 3 और 5। सबकी पावर क्या क्या है, 3 आ रहा है 3 बार सर और 5 आ रहा है 2 बार सर, लिख लिया सर। अब देखो अब 450 पे आते हैं, अगेन ध्यान से सुनना। 450 पे आ जाते हैं, अगेन ध्यान से सुनना और समझना। तो 450 को अब अगर यहां पे देखें सर तो 5 से सीधे 5 9 जा 45 90, फिर से 5 से देख लें सर तो 5 1 जा 5 हो गया, बचा आपका 4 40, यानी कि 5 8 जा 40। इसके बाद क्या दोगे सर 3 6 जा 18, इसके बाद 2 3 जा 6। तो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 और 5, तो 2 3 और 5। कौन कितनी बार आया सर, तो देखो यहाँ पे 5 1 बार 2 बार, 2 बार 5 आया है। इसके बाद देखिए 3 कितनी बार आया है सर, 3 भी आपका 2 बार आया है, बहुत बढ़िया। और देखिए 2 आया है 1 बार। अब रूल क्या जानते हैं सर HCF निकालने का, तो रूल हम ये जानते हैं सर कि अब अपने गिवन नंबर्स में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हर जगह कॉमन है। तो इसको दिमाग लगाएं तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि तीनों गिवन नंबर्स में देखें तो एक तो 3 कॉमन मिल रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया से। इसके अलावा कह दोगे सर 3 के अलावा 5 भी कॉमन मिल रहा है, तो HCF में 3 होगा 5 होगा। अब पावर क्या जाएगी सर, तो कम वाली पावर उठाते हैं। 3 में कंपेयर करेंगे तो पावर 1 है सर, 3 है सर और 2 है सर। तो सबसे कम वाली कौन हुई सर, 1 हुई, यानी कि 1 को लिख लेंगे। 5 में कंपेयर करेंगे सर तो क्या दोगे 5 में सर हर जगह पावर 2 है, तो 5 में हर जगह पावर 2 है सर, तो वही सेम वाली लिख लेंगे। यानी कि आंसर देखिए क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25 3 जा 75। यूनिट क्या चल रही है सर, हमारे मानने के हिसाब से सेंटीमीटर। तो हमने यहां पे पता कर लिया है वो सबसे बड़ी रॉड की लेंथ जो कि एग्जैक्ट तरीके से तीनों डायमेंशंस को मेजर कर देगी, वो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर की रॉड। इससे बड़ी कोई ऐसी लेंथ हो ही नहीं सकती रॉड की जो कि तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर दे। सर आंसर आ चुका है, फटाफट नोट डाउन करिए पहले। तो रॉड की लेंथ कितनी आई है सर, ये आई है 75 सेंटीमीटर की। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आई हमारी रॉड्स लेंथ। अब यहां पे समझना, अब कुछ एड ऑन क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे एड ऑन क्वेश्चन देखो मैंने क्या दिया है, एक बार फटाफट पढ़िए थोड़ा सा। तो अगर आप लोग यहां पे एड ऑन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग यहां पे बोल दोगे हाउ मेनी टाइम्स विल द रॉड मेजर द 3 डायमेंशंस। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हर एक डायमेंशन को बताइए, ये जो रॉड है ये कितनी बार में कितने टाइम्स में मेजर कर देगा। इजीली निकाल सकते हैं सर, क्या करेंगे देखो। सबसे पहले मान लो लेंथ को एनालाइज करते हैं, लेंथ को कितनी बार में ये रॉड मेजर कर देगा। तो लेंथ कितनी बड़ी है सर, 825 सेंटीमीटर की है और रॉड है आपका 75 सेंटीमीटर का। यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि लेंथ को रॉड कितनी बार में मेजर कर देगा। सर देखो यहां पे, तो यहां पे अगर दिमाग लगाएं सर तो 7 का टेबल पढ़ो। 7 7 जा होता है आपका 49, 7 6 जा 40, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। चलो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जा 5 हो गया सर, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 यहां पे हो गया, बचा 3 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। 15 से जा रहा है सर बिल्कुल डायरेक्टली, 15 1 जा 15, 1 बचा, 15 1 जा 15, यानी कि सर 11 टाइम्स में। तो हमने यहां पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया है कि ये जो लेंथ की रॉड है ना, ये 11 बार में लगाते लगाते एग्जैक्ट तरीके से लेंथ को मेजर कर देगा। अब यही चीज निकाल लेते हैं सर ब्रेड्थ के लिए।
तो ब्रेथ कितनी है सर, कह दोगे 675। क्या कर लेंगे सर, इसको अपने रॉड की लेंथ यानी कि 75 से डिवाइड कर लेंगे। करते हैं सर, पहले 5 से काटते हैं। 5 1 जा 5, इसके बाद 5 5 जा 25, यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, उसके बाद 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135। यानी कि कह देंगे सर कि ये जो इस लेंथ का रॉड है ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से 9 बार में ब्रेथ को मेजर कर लेगा। अब आ जाते हैं सर हाइट पे। तो अब हाइट की बात कर लें सर, तो हाइट टोटल गिवन है 450। इसको किससे डिवाइड कर लेंगे सर, 75 से। तो देखो यहाँ पे 15 से डायरेक्टली जा रहा है। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 5 6 जा 30 सर। यानी कि कह दोगे कि ये जो लेंथ का रॉड है ये एग्जैक्टली 6 बार में हाइट को मेजर कर देगा सर। तो हमने पता कर लिया सिचुएशन के हिसाब से कि मेरा ये जो रॉड आया है ना, ये 11 बार में लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर देगा, ये एग्जैक्टली 9 बार में ब्रेड्थ को मेजर कर देगा, ये एग्जैक्टली 6 बार में हाइट को मेजर कर लेगा। अब सवाल आपसे ऐड ऑन में ये भी पूछ सकता था कि सबको कंबाइंड वे में बात करें तो रॉड को कितनी बार यूज किया गया। तो कंबाइंड वे में बात करें तो रॉड को दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 11 प्लस 9 हो गया 20, 20 प्लस पे 6 आपका 26। यानी कि अगर कंबाइंड वे में बात करें तो रॉड को एग्जैक्टली 26 बार इस्तेमाल किया गया है एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए। यह भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए। क्लियर है सर, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। तो इसके साथ आज के लेक्चर की कहानी को करते हैं एंड। तो उम्मीद करूंगा कि यहां पे जो आपको सिखाया था उससे सवालों को दनादन सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा सर। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो जरूर से इस लेक्चर को शेयर करिए, लेक्चर को लाइक करिए, अपने सारे दोस्त जो भी 10th में है उनको बताइए कि एक ऐसे टीचर हैं जिनके साथ पढ़ के देखिए, आपका मैथ्स का नजरिया वो बदल देंगे। इतना शानदार पढ़ाते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेशन को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ। इस नोट के साथ लेक्चर को एंड करेंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।